हेलो साथियों, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का क्लास शुरू हो चुका है और आज थर्ड डे का क्लास है। यानी इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। पहले क्लास में आप लोगों को हमने प्रीवियस पेपर एनालिसिस करके ये बताया था कि जनरल स्टडीज जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसमें से कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े, ये बताया। और दूसरे क्लास में आपको केमिस्ट्री का क्लास मिला था, ये रेगुलर रहेगा। आज उसी क्रम में मैं फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूं। बायोलॉजी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिजिक्स के साथ साथ यानी साइंस के साथ साथ आपको आर्ट्स पेपर का भी कंप्लीट क्लास इसी तरह से डेली मिलेगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि क्लास का ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए। क्या 30 मिनट्स का डेली क्लास चाहिए या फिर 45 का अच्छा लगता है या फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास आपको चाहिए? आप जरूर हमें कमेंट करके आज ही बताइए ताकि कल से आपका क्लास अच्छे से और चले। या फिर यही ठीक है 30 से 35 यानी 30 से 45 मिनट के बीच का लेक्चर आपको चाहिए? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इसी क्रम में आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कि फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत। इधर छूट गया है, कोई बात नहीं है। नियम एवं सिद्धांत देखेंगे। क्यों देखेंगे ऐसा टॉपिक बीच से ही? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये पाया कि कुछ सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अगर हर रूल पता नहीं हो तो आप ABC के चक्कर में उलझ जाएंगे। ये बीपीएससी का पैटर्न रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर सिद्धांत की बात किया जाए, नियम या फिर अगर आप सिद्धांत की बात करते हैं, नियम एवं सिद्धांत की बात करते हैं, तो इसमें से हमारे पास फिजिक्स में कुल 16 ऐसे रूल हैं, 16 रूल्स हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है ना। 16 रूल्स को हम लोग इस सीरीज में पहले कवर करेंगे, फिर फिजिक्स का क्लास आगे बनेगा। जैसे कल केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक को रिएक्शन वाला शुरू किए हैं, वो खत्म होगा फिर कुछ करेंगे, है ना। तो कल दूसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी का क्लास आ सकता है। या फिर आप हमें कमेंट करें कि पहले सर आर्ट्स पेपर में हिस्ट्री पढ़ा दीजिए या क्या पढ़ना है, ये आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, हमारे पास पहले माइंड में ये रहना चाहिए कि 16 नियम है हमारे फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने यहाँ पे 16 रूल को कलेक्ट किया है और भी कंटेंट बन रहा है। अगर ये रूल बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए पहला रूल है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद है एवोगाड्रो का नियम, ओम का नियम, न्यूटन का नियम, कूलॉम्ब का नियम, स्टीफन का नियम, पास्कल्स नियम, हुक्स का लॉ है। उसके बाद बर्नौली का प्रिंसिपल है, बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, केपलर का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ग्राहम का नियम है, किरचॉफ्स लॉ है, फैराडे का रूल है। यानी हम लोग अभी इतना सा क्लास आज कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको पूरे 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। मजा आएगा क्योंकि आपको पता है कि ये प्रीवियस पेपर के साथ है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। इससे पहले इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं कि ये है हमारा टेक्नोलॉजी और ये है हमारा भौतिकी का नियम या फिर सिद्धांत। इसको ध्यान से देखिएगा। रेडियो और टेलीविजन, यानी रेडियो और टेलीविजन या फिर कोई भी संचार प्रणाली, है ना, ये किस नियम पर आधारित होता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये दे देगा कि टेलीविजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इस तरह से बहुत सारे नियम जो अभी हमने बताया वही आपके ऑप्शन में रहेगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि रेडियो में स्पीकर लगा रहता है और स्पीकर के पीछे साइड चुंबक लगा हुआ रहता है। टेलीविजन में भी चुंबक रहता है। संचार प्रणाली के लिए स्पीकर चाहिए तो इसमें भी चुंबक रहता है। ये आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसीलिए आप याद रखिए। चुंबक से याद रखिए चुंबकीय, क्या है ये? चुंबकीय, यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी तरंग सिद्धांत आपको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उपकरण है, वो है रेडियो, टीवी और कोई भी संचार प्रणाली। कोई दिक्कत है तो ट्रिक भी बताएंगे आपको हम। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का परीक्षण। अगर किसी अंतरिक्ष यान का
या फिर कृत्रिम उपग्रह का परीक्षण किया जाता है तो यह किस नियम पर आधारित होता है? तो आपको याद रखना है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, उसको गति विषयक नियम भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है। इस तरह के आपको ये पूरा याद रखना होगा कि न्यूटन का नियम नहीं, न्यूटन के सार्वत्रिक, ये याद रखना है। न्यूटन का नियम अलग है और न्यूटन का सार्वत्रिक नियम अलग है। आगे आपको डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखना है। देखिए, अंतरिक्ष यान ना अपने अर्थ के ग्रेविटी से दूर जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम करता है। कोई भी उपग्रह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ रहता है। इसलिए आपको ये याद हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर सटीक बैठता है। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहे कि उष्मा इंजन मतलब हीट इंजन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन यानी एसी और फ्रीज या फिर कोई भी हीट वाला, उष्मा वाला कोई भी इंजन, ये जब भी किसमें हीट हो, जैसे आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर की बात होती है, ठंडा रखते हैं हम लोग। वातानुकूलन में भी क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड है। यहाँ उष्मा इंजन है, उसमें भी टेम्परेचर से रिलेशन है। जहां भी टेम्परेचर की बात होगी, हीट की बात होगी, वहां पर उष्मा गतिकी कहलाएगा। उष्मा और उसका गतिकी यानी उष्मा गतिकी कहलाएगा। ये भी हम आपको अच्छे से ट्रिक के साथ बता रहे हैं। अगर ट्रिक में आपको कॉन्सेप्ट से डिलाइन होकर हम समझा रहे हैं तो आप ये ना समझे कि हमें कुछ आता नहीं है। हमें आता सब कुछ है, हम बताता कम है। कोई दिक्कत है? तो चलिए, हंस खेल के जिंदगी आपको बिताना है, क्योंकि जिस अवस्था में हम लोग आ चुके हैं, है ना, उस अवस्था में हंसी खुशी सब गायब हो जाता है ना। समझ पा रहे हैं किस ओर हम इशारा कर रहे हैं? तो अगर हम हंसना चाह रहे हैं, आप देखे होंगे ये बातें कि क्या देखे होंगे, आप ध्यान दिए होंगे कि उस बार के क्लास में हम बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे थे और इस बार थोड़ा उछल कूद कम कर रहे हैं घरवाली के चक्कर में, इसीलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ है हमारा, यहाँ पे था अंतरिक्ष यान, अब यहाँ है वायुयान। ये अंतरिक्ष यान है और ये वायुयान है, ये जलयान है और पनडुब्बी है। ये क्या है ना, अपने ग्रेविटेशनल रेंज को, ग्रेविटी के रेंज को पार नहीं करके ऊपर चला जाता है ना, उसी रेंज में ही रहता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, वायुयान, जलयान और पनडुब्बी ये किस पर कार्य करता है? तो यह बर्नौली प्रमेय पर याद रखना है, या फिर द्रव गतिकी के अन्य नियम से याद रखना है। द्रव गतिकी नियम पर यह कार्य करता है। कौन? तो ये हमारा वायुयान, जलयान और पनडुब्बी बर्नौली प्रमेय पर याद रखना है, या फिर द्रव गति का नियम आपको ये याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कण त्वरक की बात करें यानी पार्टिकल एक्सीलरेटर की बात करें हम, तो याद रखना है उसके साथ साथ जहां भी कण आए याद रखना है रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक, क्योंकि ये भी एक कण है। ये चिकित्सा यानी समस्थानिक के चिकित्सा के लिए है ना, यानी रेडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न रहे तो आपको याद रखना है कि यह हमारा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के आवेशित कणों की गति का नियम, यानी हम लोग ये याद रख लीजिए कि जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उस पर ये आधारित हमारा ये टेक्नोलॉजी होता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें, नाभिकीय रिएक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन होता है। यानी ये याद रखना है कि न्यूक्लियर के विखंडन से संबंध है किसका? नाभिकीय रिएक्टर का। कोई दिक्कत है? बोलिएगा अगर कोई दिक्कत हो, 19-20 कुछ हो तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर की अगर बात करें तो याद रखना है कि यह सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की भौतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिकी का नियम पर यह डिपेंड करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर होगा तो कंप्यूटर आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत जनित, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं?
जनरेटर बोलते हैं। तो याद रखना है कि जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखना, ये मेन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा जल विद्युत ऊर्जा की अगर बात किया जाए कि जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित अगर नियम कुछ है तो वो है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पर निम्न में से कौन सा ये टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी आधारित है। तो याद रखना है कि कोई भी जो जल विद्युत ऊर्जा का काम होता है, उत्पादन का काम होता है, उस पर ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों इस पर कार्य करता है। ओके, सौर ऊर्जा की युक्ति अगर बात किया जाए, याद रखना है आपको कि सौर ऊर्जा की युक्ति जिसको हम लोग सोलर एनर्जी डिवाइस बोलते हैं, जैसे सोलर प्लेट होता है, सोलर कुकर होता है ना, सौर सेल होता है, ये सभी क्या है, तो ये प्रकाशिकी है ना, और उसके साथ उसमें लगा रहता है अर्धचालक, यानी अर्धचालक की भौतिकी का नियम के लिए सौर ऊर्जा की कोई भी युक्ति काम करता है। कोई दिक्कत है? अगर रॉकेट के उड़ान की अगर बात करें तो याद रखते हैं, आप सभी जानते भी हैं कि संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये कई बार ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर में इसी तरह का आसान क्वेश्चन पूछा है, आप थोड़ा सा हम पे भी ट्रस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत है। अब हमारे पास 16 नियम है, चलिए उसको हम लोग बारी बारी से चलेंगे। ये हमारा है प्रथम, क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान देना है कि आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज 3री शताब्दी ईसा पूर्व, देखिए थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि अभी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि क्या पूछ लेगा, है ना। इसीलिए एक बार पढ़ते हैं तो किसी भी लाइन को इग्नोर मत कीजिए, अदरवाइज एग्जाम माहौल में जाकर होता है उफ इस लाइन को हम सोचे नहीं आएगा और देखो यही छाप दिया, और आके नोट्स पलटते हैं तो उसमें हम अंडरलाइन नहीं किया करते हैं और हम पछतावा होता है। इसीलिए एक एक लाइन अगर नोट्स में है तो उसको एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है, जितना वक्त छोड़ने में आप लगाए उससे कम वक्त में आप उसको पढ़ सकते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात अगर करें तो 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में यह ग्रीक, ये याद रखिए कि आर्किमिडीज ग्रीक के गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे आर्किमिडीज। ये फिजिक्स में है लेकिन वो कौन थे? मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि जब कोई दो पिंड हो, सॉरी जब कोई पिंड हो और वह आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से तरल पदार्थ में डूब जाता है, देखिए ये है हमारा, देखिए यहां तक तरल पदार्थ है ना, इसमें आधा डूबा है तो यह हो गया आंशिक रूप से। कभी आप देखे ही होंगे कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरह से डूब जाता है, बीच में फ्लोट लेकिन करते रहता है, कुछ होता है जो इसके पेंदी में ऐसे करके बैठ जाता है। ये जो सिद्धांत इस पर काम कर रहा है ना, ये सभी जो है वह आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रदर्शित करता है, जिसमें उत्प्लावन बल लगता है, उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई पिंड आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से तरल पदार्थ में डूब जाता है तो यह अपने द्वारा विस्थापित जल यानी विस्थापित द्रव, है ना, के वजन के बराबर ही ऊपर की ओर एक फोर्स अनुभव करता है, एक बल अनुभव करता है, जिससे यह क्या करता है, वजन का स्पष्ट नुकसान लगता है उसको, यानी वो अपैरेंट लगता है, हल्का लगता है, उसका वजन लॉस हो जाता है। और इसी पूरे फेनोमिनन को क्या कहा जाता है? तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहा जाता है। ये आप समझ चुके होंगे, एकदम बिल्कुल आसान है कि अगर आप बाल्टी को पानी में डुबाते हैं तो जितना पानी का वजन पानी से बाहर निकलने के बाद होता है उससे कम वजन लगता है, उससे कम भार लगता है। कहाँ? जब वो पानी में रहता है। इसका मतलब है कि जितना पानी है उतना वजन उसको वो सपोर्ट भी दे रहा है और नीचे से एक फोर्स लग रहा है। ये देखिए, ये जब ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे से एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, बियॉन्सी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं।
कोई दिक्कत है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है। एफ बी है ना, कोई भी बॉडी का फोर्स, बियॉन्ड फोर्स जिसको बोलते हैं, क्या होता है? रो, जी और भी। रो मतलब यहाँ डेंसिटी हो गया, जी मतलब यहाँ हो गया हमारा क्या? ये हो गया एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये भी क्या हो गया हमारा? फ्लूइड का वॉल्यूम। किसका? ये द्रव का आयतन जिसको हम लोग बोलेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये क्या है? बी मतलब हो गया बियॉन्ड फोर्स, इंग्लिश में है ना उत्प्लवन बल जिसको कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है? अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लिया जाए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑल्सो स्पेल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट अपवार्ड बियॉन्ड फोर्स, यानी ऊपर की ओर लगने वाला बल, दैट इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी, जो कि इमर्ज्ड है, जो क्या है? इमर्ज इन ए फ्लूइड वेयर वेदर फुल्ली और पार्शियली, यही हुआ आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से, वह क्या हो उसमें डूब जाता है, तो इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस। जितना पानी ये हटाया, एक ईटा डालते हैं तो ईटा जितना पानी वो हट जाता है और ऊपर लेवल बढ़ जाता है, उसके द्वारा जो फोर्स लगता है ना, वो क्या होता है? यही हमारा इक्वल वेट लगता है, और यही हमारा क्या कहलाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं फिजिक्स फंडामेंटल फॉर क्या? फ्लूइड मशीन, यानी कोई भी जल में तैरने वाला कोई भी मशीन भी हो, जैसे बोट, जैसे पनडुब्बी, है ना, कुछ भी जलयान, वो क्या किस पर काम करेगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। और आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, बस एक वर्ड आर्किमिडीज में है, पिंड आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से क्या हो? डूब जाए तो आर्किमिडीज सिद्धांत कहलाए। आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो बोलिए आपको क्लास कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो फील कर रहे हैं थोड़ा तबीयत खराब जैसा, वाह वाह वाह, इसलिए थोड़ा सा आज क्लास में व्यवधान हो रहा है, अंदर से थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा है, इसीलिए भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एवोगाड्रो का नियम। क्या है? एवोगाड्रो का नियम हमारे पास है, उसको क्या कहते हैं, किस तरह से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 1811 ईस्वी में इस एवोगाड्रो नियम को प्रतिपादित किया था, और वो इटली के इतावली मतलब इटली के वैज्ञानिक थे जिसको हम लोग बोलते हैं एनिडोज एवोगाड्रो, है ना, ने क्या था, और इन्होंने क्या बताया कि समान ताप, नोट किया जाए योर ऑनर, समान ताप एवं दाब पर, यानी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, नोट किया जाए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सभी गैस, क्या है? सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर दें और प्रेशर भी उतना ही रहने दें, यानी दोनों समान में रहे, कोई चेंज ना करें, तो जितना भी दुनिया में गैस है ना, जिसका समान आयतन है, यानी आयतन मतलब जो जगह उतना ही छेका, जैसे एक सिलेंडर में है तो उस सिलेंडर के शेप का ही होना चाहिए, क्यों? आयतन मतलब क्या? वॉल्यूम यानी स्पेस, है ना। अगर वो समान है तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होती है। इसी को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसको सिलेंडर से बहुत अच्छा समझ सकते हैं, है ना। वहां पर क्या हुआ कि हाई प्रेशर, पूरा प्रेशर है, इतना प्रेशर कि अगर वो खुलता है तो पूरा रूम में भर जाता है ना। तो वो क्या है? प्रेशर दे दिए, और प्रेशर दिया और वो ठंडा भी लगता है, ऐसे करके देखते होंगे, ठंडा लगता है, यानी वहां लो टेम्परेचर भी है। जब हम लोग गैस को हाई टेम्परेचर और जब गैस को हम लोग हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर, ठंडा लगने वाला स्थिति पैदा करते हैं, तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है और वो लिक्विफाइड हो जाता है, पानी के जैसा हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि वो पानी जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, ठीक है। और वॉल्यूम यानी आयतन क्या है? टंकी का समान है, तो उसके अंदर में मान लीजिए कि 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ अणु है उसके अंदर में,
तो उतना ही दूसरे टंकी में भी होगा। ये एवोगाड्रो संख्या कहता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार प्रशंसा करने में क्या जाता है, लाइक बटन को दबा दीजिए और थोड़ा सा अच्छा से प्यार बरसाइए। कोई दिक्कत है? बात करते हैं। चलिए, स्थिर ताप यानी यही हुआ समान ताप, और दाब यानी दाब, दोनों यानी फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर आयतन के क्या होते हैं, समानुपाती। आयतन पहले इतना छोटा था तो इतना छोटा था, इसमें अणु क्या था, 5, 4 और 4 था। अगर इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसका भी आयतन उतने बड़ा कर दीजिए, ये अगर 10 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 होगा। यही है समानुपाती होता है। यानी हम लोग V और N का रेशियो अगर लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है कि जितना V बढ़ेगा उस हिसाब से उसके नंबर ऑफ अणु भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। ये बातें हैं कि V क्या है तो आयतन है, नंबर ऑफ क्या है, N क्या है, गैस की मात्रा है, और K क्या है आप जानते ही हैं, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है? अणुओं की संख्या, ये संख्या समानुपाती होता है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू N। कोई दिक्कत है? ये V इक्वल टू यही हुआ K और N, और ये N क्या है, ये N यहाँ पर आ गया तो V बाय N इक्वल टू K हो गया। और ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। स्मॉल n ही रहना चाहिए, है ना, कैपिटल लिख दिए हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये समझ में आ गया तो दूसरा रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या पढ़ाए हम आपको, दूसरा रूल पढ़ाए एवोगाड्रो संख्या, है ना, नियम। और पहला क्या पढ़ा है, आर्किमिडीज। कोई दिक्कत है? अब तीसरा है हमारे पास ओम का नियम, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार प्रीवियस पेपर में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। किसी धातु के तार के सिरों पर विभवांतर, है ना, सिरों पर विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा यानी आई करंट के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब भी, बस याद रखिए, भी आई यानी विभवांतर जो है उसमें जो धारा प्रभावित होगा उसके समानुपाती होता है। इस स्थिति में कि उसका क्या हो, पोजीशन, और उसका टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, यानी उसका टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कोई दिक्कत है? ये है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम किसी चालक के टर्मिनल के बीच के धारा यानी आई और उसके बीच का अंतर जिसको विभवांतर बोलते हैं, उसके बीच में संबंध बतलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विभवांतर और धारा के बीच में संबंध को कौन सा नियम बतलाता है, तो ये बतलाता है हमारा ओम का नियम। कोई दिक्कत है? बतलाता है ओम का नियम। यही ऑप्शन में इस तरह छाप के दिया था, है ना, और ये कंफ्यूज हो जाता है इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करने के बाद, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना करने के लिए विद्युत की सभी शाखाओं में ओम का नियम का प्रयोग ही किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका उपयोग एक सर्किट में प्रभावित होने वाली धारा के निर्धारण के लिए भी किया जाता है, जहां पर वोल्टेज को किसी ज्ञात प्रतिरोध यानी आर पर आसानी से क्या मापा जा सकता है। कोई दिक्कत है? आपको यह ध्यान रखना है कि ओम यानी 1 ओम किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 एम्पियर यानी 1 ओम कहिए या फिर 1 वोल्टेज कहिए या फिर 1 एम्पियर कहिए, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको ये याद रखना है। ओम का नियम तभी सही होगा जब क्या होगा, कोई भी भौतिक कारक, और उससे भी ज्यादा जरूरी है तापमान का फिक्स रहना, कांस्टेंट रहना, स्थिर रहना। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए अगर हम एक प्रकाश के बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो करंट अगर बढ़ाएंगे तो तापमान भी, हीट भी बढ़ जाता है, और इसके मामले में परिदृश्य में ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिलामेंट उड़ भी जाता है ना, और उसका एक लिमिट नहीं है कि कितना हीट होगा कितना नहीं होगा। इसीलिए याद रखिए, अगर आप तापमान को फिक्स नहीं करके उसको बढ़ा घटा देंगे तो ओम का नियम ना लागू नहीं होगा, क्योंकि तापमान स्थिर होना चाहिए, तो तापमान को नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम लाइट बल्ब के फिलामेंट के लिए ओम का नियम का क्या कर देता है, फिलामेंट जो है ओम का नियम का उल्लंघन कर देता है।
अगर आप तापमान के बेसिस पे उसको फिक्स नहीं रखेंगे, स्थिर नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत है? ओम का नियम का अगर सूत्र की बात करें तो याद रखना है कि ओम का नियम 3 बुनियादी घटक होता है। क्या क्या अभी जस्ट बताए? क्या होता है? करंट होता है जिसको हम लोग आई बोलते हैं, दूसरा वोल्टेज यानी वी बोलते हैं, और तीसरा आर। ये 3 क्या है? इसके कंटेंट में ये क्या है? हमारा घटक है। करंट का क्या है? वोल्टेज का क्या है? और प्रतिरोध का, यानी तीनों का क्या होना चाहिए? एक रिलेशन है अगर, तो वह ओम का नियम कहलाएगा। करंट एक सकारात्मक स्रोत से जब एक नकारात्मक चार्ज स्रोत की ओर चार्ज के प्रभाव को संदर्भित करता है, ये बातें आपको याद रखना है, ये जानते भी होंगे, है ना? याद रखना है। वो करंट यानी इसका एसआई मात्रक आप जानते हैं एम्पियर होता है। वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव बल है, ध्यान देना है। वोल्टेज एक क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव बल है। इतना सा ही पूछ लेगा तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हम एक बात लिख दिए हैं। वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव बल है, जो एक ही दिशा में एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हुए चलता है। और वोल्टेज का इकाई आप जानते ही हैं, यूनिट वोल्ट यानी वी होता है। कोई दिक्कत है? प्रतिरोध धारा के प्रवाह के विरोध का एक उपाय है। प्रतिरोध क्या है? एक धारा का प्रवाह का विरोध करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना प्रतिरोध कहलाने लगता है। कोई दिक्कत है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप ओम जानते ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गणितीय सूत्र की बात करें तो आप जानते हैं V = IR, कोई दिक्कत नहीं है। V = IR यानी आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, धारा के लिए आपको प्रतीक आई, ये बातें हमने यहाँ पर लिख दिया था, जो अभी जस्ट आपको हम समझा दिए कि धारा के लिए एम्पियर की बात करेंगे, है ना, वो यूनिट है उसका। वोल्टेज के लिए वोल्ट और प्रतिरोध के लिए ओम इसका यूनिट है। ये हमारा फॉर्मूला है। VIR बहुत ही भीड़ है। VIR मतलब भीड़। ओम मतलब पूजा पाठ करने के लिए देवघर में बहुत भीड़ है। ओम मतलब पूजा पाठ करने के लिए देवघर में बहुत क्या है? भीड़ है। VIR यानी भीड़, यानी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब इसको क्या है? आप गुना भाग नहीं जानते हैं? I = इधर से इधर बाय कर देंगे तो V/R हो जाएगा, है ना, और फिर R = कह देंगे तो V/I हो जाएगा। तो इसका कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आप जानते होंगे कि नेट पे इस तरह से समझा के वाहवाही लूट रहे हैं। हम तो कहते हैं ओम भीड़, VIR, V = IR। हा 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 हा। आपको ये भीड़ वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ट्रिक कैसा लगा? बताइएगा। ठीक है, ओम के नियम की अगर बात करें तो इसका अनुप्रयोग देखना चाहिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओम के नियम का उपयोग विद्युत परिपथ के वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा, यही हुआ VIR, है ना, के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में वांछित वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है ना, उसको बनाए रखने के लिए भी ओम का नियम का यूज किया जाता है। ओम का नियम डीसी आमीटर और किसी भी डीसी शंट में करंट के डाइवर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बातें याद रखना है। इसका उपयोग बिजली के खपत के मूल्य की गणना करने के लिए भी किया जाता है। ओम का नियम, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रखना होगा। ये सभी जानते भी हैं, टेंशन नहीं लेना है। आप थोड़ा सा कमेंट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। न्यूटन के नियम की बात करेंगे हम लोग। न्यूटन का नियम आपको ये पीरियड भी याद रख लेना है। 1642 ईस्वी और 1727 ईस्वी के बीच ये आपको पीरियड याद रख लेना है ना। न्यूटन की गति का नियम आपको हम बताना चाहेंगे, सभी जानते भी हैं। भौतिकी के पिता थे न्यूटन, जिन्होंने क्या किया, सन 1686 ईस्वी में अपनी एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया, और इसमें उन्होंने गति के पहले नियम का प्रतिपादन किया था। इसीलिए आइए मेरे प्यारे भक्तजनों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, सूत जी कहते हैं यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी,
यदि कोई समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको वर्तमान अवस्था में कोई परिवर्तित नहीं कर दे। और ये सभी जानते हैं, इस पे कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो जानने वाली बातें हैं ना, इसको हम लोग समझते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। रट्टा मारना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, है ना। न्यूटन के प्रथम गति को गैलीलियो कहते हैं, पहले ही गैलीलियो, लेकिन थोड़ा ना समझ में लो, तो प्रथम नियम को ही पहले ही गैलीलियो याद रखना है ना। ये देखिए जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ये सभी जानते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति से चलने की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जो सुस्त है वह उठना ही नहीं चाह रहा है, जो दौड़ रहा है वो रुकना ही नहीं चाह रहा है, ये क्या है? जड़त्व है। जो सुस्त है और वो सुधरना ही नहीं चाहता है, वो क्या हो गया? विराम का जड़त्व। और जो दौड़ रहा है, दौड़ना ही चाहता है, उसको गति का जड़त्व कहते हैं। ये दो जड़त्व का भी दो भाग होता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा का प्रतिपादन होता है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि द्वितीय नियम से बल का क्या होता है। बल की परिभाषा अगर प्राप्त होता है तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बल लगाइएगा तो जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें बल लगाएंगे तो हो सकता है उखड़ जाए, है ना। तो यह हमारे प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। अगर ये हमारे दम में नहीं है, उखाड़ नहीं रहा है, लेकिन चेष्टा कर रहा है कि उखाड़िए देंगे, है ना, तो यह हमारा क्या है? बल का परिभाषा है। आप जानते हैं कि बल लगाएंगे तो ये टूट ही जाएगा, इसीलिए इसमें दिशा होती है, तो सदिश राशि है। न्यूटन को नहीं जानते है जग में इसका ऐसा ही मतलब। कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत हो रहा है? धीरे बोले, स्लो बोले, मीठा बोले, तो कल से आइसक्रीम खा के आएंगे हम। ठीक है, जड़त्व के कुछ उदाहरण इस तरह से देखिए। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अगर अचानक चल जाता है तो यात्री क्या होता है? पीछे की ओर बैठ धक्का लग जाता है, पीछे की ओर वो झुक जाता है। ये क्या है? ये जड़त्व के कारण हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? न्यूटन का पहला नियम हो गया। चलती हुई मोटर पर अगर ब्रेक लगा दीजिएगा तो आगे गिर जाइएगा, कोई दिक्कत है? अगर कंबल को हाथ से पकड़कर ऐसे डंडा से झाड़िएगा तो धूल कण झड़ जाता है, ये भी उसी का नियम है। ठीक है, इसमें क्या है? एक संवेग भी आपको याद रखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ध्यान रखना है तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के क्या, तो बताइए, तो दोनों के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यदि संवेग की बात करें तो यह क्या है? इसमें वेग है, वेग है मतलब सदिश राशि है। और देखिए ये हो गया द्रव्यमान तो केजी, है ना, और इंटू वेग तो मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या होता है? SI यूनिट हो जाता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन, इसीलिए हम यहाँ पे संवेग बता दिया आपको, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर, ये दूसरा बात है। संवेग याद रखना है, द्वितीय गति का नियम में संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। बस ये बातें आपको याद रखना है, बल के समानुपाती होता है क्या? संवेग में परिवर्तन का दर। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होगा, ये बातें भी आपको याद रखना है। तो देखिए यदि आरोपित बल, ये जो हमारा है इसको मान लेते हैं F, है ना, और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण अगर A है तो वस्तु का द्रव्यमान m है, तो न्यूटन के गति से हम क्या कहेंगे? F बराबर ma। क्या कहेंगे? ma कहेंगे। यही तो है संवेग में परिवर्तन की दर। कोई दिक्कत है? संवेग में परिवर्तन की दर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से ये बल है और बल का ये व्यंजक कहलाता है। यानी ये याद रखना है कि न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, आपको ये याद रखना है। और एक बार
कमेंट करके बता दीजिएगा, जल्दीबाजी में पढ़ा रहे हैं क्या स्लो पढ़ाना चाहिए, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। रिदम में आने में 1-2 दिन लगेगा, इसलिए 1-2 क्लास को आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। बाकी दूसरा सब्जेक्ट में हमारा क्लास चल रहा था, तो धीरे धीरे आप भी अभ्यस्त हो जाएंगे हमारे इन आदतों से, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, आप ये भी समझिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उसका प्रतिक्रिया होता है। यही बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया का नियम ही हमारा तीसरे नंबर पे आता है। कोई दिक्कत है? चलिए, जैसे बंदूक की गोली चलाते हैं तो गोली से पीछे की ओर धक्का लग जाता है। नाव पर जब हम लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं, तो नाव पीछे की ओर ऐसे चला जाता है, पीछे की हट जाते हैं कूदने पर, है ना, तो वो भी हमारा क्या है, न्यूटन के तीसरे गति का नियम है। रॉकेट जब उड़ाते हैं तो नीचे की ओर उसमें क्या है, धुआं टाइप का फोर्स लगता है, यानी वो भी पीछे की ओर धक्का मारता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आराम से कि पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना, और पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरे नियम को हम लोग बल का व्यंजक के लिए जानते हैं, है ना। बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम को कहते हैं, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। और 5वां नंबर, और आज 5 नंबर तक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे हमने कमेंट करने के लिए जरूर कहा है कि आपको कितने लेंथ का चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी 16 रूल है। हम चाहे तो अभी पढ़ाते ही रहे 16 नियम को, है ना। तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा कि धीमे धीमे कितना टाइम आपको पढ़ने में कंफर्ट लगता है। तो चलिए, कूलाम्ब का नियम क्या कहता है, ध्यान देना है। ये 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है। क्या है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण यानी उसके क्वांटिटी यानी Q, और 2 आवेश है, यानी मान लीजिए कि ये Q1 है और ये Q2 है क्वांटिटी, इसके बीच लगने वाला बल यानी फोर्स जो है ना, इन आवेशों के परिमाण यानी Q1 और Q2 के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी जो होती है ना, मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी r है, तो दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, है ना, दूरी के वर्ग के यानी ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। ये बातें कूलाम्ब का नियम है। ऐसे समझिए, कुल में आपको ये याद रखना है, आवेश हमारा खानदान ही है गुसाहा, तो कुल मतलब आवेश में आ जाने वाला कुल है हमारा, याद हो गया। हाँ, 2 वस्तु के बीच लगने वाला आवेश जो है ना, यानी आपको यह याद रखना है कि अगर 2 आवेशित पिंड है हमारे पास, है ना, और उसके बीच लगने वाला जो बल है ना, उसमें आवेश का जो क्वांटिटी है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उस आवेशित कण के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन उस पे स्क्वायर लगाइएगा, यानी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए, कुल में 2 आवेशित बच्चा है, कुल में 2 आवेशित बच्चा है ना। ठीक है, चलिए, तो यही बातें याद होगी आपको। तो बस इस दोनों को मर्ज करते हुए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। F इक्वल टू ये K कांस्टेंट हो जाता है, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर नीचे है, यानी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके केंद्रकों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ये जो हम समझा रहे थे। मान आवेशों के लिए यह बल प्रतिकर्षी यानी पॉजिटिव होता है, और विपरीत आवेशों के लिए यह बल आकर्षी यानी
ऋणात्मक होता है, विपरीत के लिए ऋणात्मक होगा, और सीधा अगर हो तो वो धनात्मक होगा। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा क्लास लगभग 40 मिनट का हो चुका है। और आपको कैसा लगा आज का क्लास? थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पोर्शन को कवर करने के लिए पढ़ रहे हैं, और आप बहुत कुछ तो अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, बस ये रिवीजन हो रहा है। आप इसको सुन लिया कीजिए ना, नोट बस उतने सा करना है जो आप बार बार भूल जाते हैं आज तक के पढ़ाई में, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। आपको हमारा क्लास कैसा लगता है? जल्दी हम लोग जीएस के लिए 2 क्लास डेली लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और उधर भी आपका पार्ट 1 भी अच्छे से क्लास चल रहा है, तो आप हमारे साथ लाइव डेली जुड़े, रात के 9 बजे और दोपहर के 1 बजे, है ना। तो रात के 9 बजे और दोपहर के 1 बजे आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा। जीएस का टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।